अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम पर कैश फ्लो कवर कर लिया था, है ना? गाइस, आई एम ऑडिबल इनफ? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल इनफ? दीप्ति? यस मैम। ठीक है, ठीक है। चलो, हमने लास्ट क्लास में कैश फ्लो कर लिया था, अब हम फंड फ्लो थोड़ा सा पढ़ लेंगे एंड वी विल फोकस ऑन द डिफरेंस ऑल्सो, बिकॉज मोस्टली एग्जाम्स में आप लोगों से डायरेक्टली इसका मीनिंग वगैरह पूछ लेते हैं और उसके बाद डिफरेंस के ऊपर आ जाते हैं। वैसे मैं एक बार ना आपके कल की क्लास के लिए हम लोग मैं चेक करूंगी अपने क्वेश्चन पेपर्स एंड आई विल सी कि अगर कोई न्यूमेरिकल भी आया हुआ है क्या। जैसे न्यूमेरिकल पूछते तो नहीं है आप लोगों के लेवल पे, बिकॉज थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अगर होगा तो फिर विल डू वन न्यूमेरिकल टुमारो, कल की क्लास में। ठीक है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था व्हाई डू यू नीड कैश फ्लोज, क्योंकि हमें लिक्विडिटी चेक करनी होती है, हमें अपने एसेट्स लायबिलिटीज और इक्विटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई करने में आपका कैश फ्लो काम करता है। और फ्यूचर में जो क्या कैश फ्लो के प्रोजेक्शंस होंगे, मतलब पास्ट में देखकर या जो एक्चुअल में अभी प्रेजेंट में देखकर, इवन पास्ट में भी देख सकते हैं, जो आप पुराने कैश फ्लोज हैं उसको 3-4 साल का कंपैरिजन करके चेक कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, लास्ट ईयर इतना था, उससे पहले इतना था, उससे पहले इतना था, तो नेक्स्ट ईयर में इतना हो सकता है, या उससे नेक्स्ट ईयर में इतना हो सकता है, या फिर हम उसके बाद ये भी देख सकते हैं कि 5% का ट्रेंड है इंक्रीज होने का या डिक्रीज होने का, या फिर पर्टिकुलर किसी आइटम्स में भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टोटल कैश कैश कितना गया, हम बीच बीच में अपने आइटम्स भी देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन कितना चेंज हुआ था हमारे आपके जो करंट एसेट्स हैं, कैश वगैरह, कैश है, कैश इक्विवेलेंट, वो कितना चेंज हो रही है, स्टॉक में कितना चेंज आ रहा है, वो सारी चीजें एनालाइज करने के लिए मुझे कैश फ्लो प्रोजेक्शन हेल्प करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से मेरी फ्यूचर कैश फ्लोज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। अब बात करते हैं हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली जो बनाया जाता है वो हम ये चेक करते हैं कि क्या रीजंस रहे हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होने के लिए बिटवीन टू कंपनीज बैलेंस शीट। मतलब एक कंपनी की दो बैलेंस शीट को कंपेयर करेंगे हम, जैसे एक साल का 1990 और 1991 में, दो में हम कंपैरिजन चेक करेंगे कि किस तरीके से पैसा मूव हो रहा है और जो बैलेंस शीट है उसमें चेंजेस आने के कारण क्या है। सो इसमें दो चीजें करते हैं, सोर्सेस और एक एप्लीकेशन ऑफ फंड। और तीसरी चीज हमें जो ध्यान रखनी है, हमारी जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है कि डे टू डे पोजीशन, डे टू डे अपनी कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे अगर हम नॉर्मली फॉर्मूले से जाएं तो करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज निकाल देंगे तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। भाई कितनी वर्किंग कैपिटल हमारे पास है, तो वो हम करंट एसेट्स में से अपनी करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो पता चलता है हमें। दो टाइप के फंड्स होते हैं इसके अंदर जिससे हमारा पैसा आएगा, इनफ्लो होगा। लॉन्ग टर्म फंड्स जिसमें हमें भाई देखो सिंपल सी बात है, पैसा कहाँ से आता है, दो तरह से फंड्स रहेंगे। एक तो पैसा हमने अपने जो बिजनेस से कमा रहे हैं, ऑपरेशंस में से आ रहा है। दूसरा पैसा हम कहाँ से लाएंगे, जो हमने शेयर्स इशू करे, डिवेंचर इशू करे, या हमने कोई अपनी फिक्स एसेट्स को बेचा है ना, तभी पैसा आएगा। ठीक है। जो भी आपने फिक्स एसेट्स बेची है लॉन्ग टर्म में तो वहीं से आती है। जो आपने फिक्स एसेट्स बेची है, डिबेंचर्स अपने इशू करे या शेयर्स इशू करे, लोगों को बोला कि भैया हमारे यहाँ पैसा लगाओ, कैपिटल लगाओ, वो मेरा हो गया लॉन्ग टर्म फंड। और दूसरा मेरा जो मैंने अपने काम से कमाया, जो बिजनेस में ऑपरेशन चल रहा है उससे जो पैसा आया, तो वो हो जाएगा मेरा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है। अब एक बार इस पैराग्राफ को आप लोग खुद पढ़ो, 2 मिनट के लिए इसको पढ़ो एक बार।
दीप्ति आप एक्सप्लेन करना है इसको, हाँ पहले पढ़ो अच्छे से। Are you reading guys? दीप्ति पढ़ रहे हो? दीप्ति, Yes, ma'am. you reading right? Yes, ma'am. ठीक है, एक बार सबको एक्सप्लेन करना, आप पढ़ के पहले पढ़ लो। Everybody read it out, आराम से पढ़ो कोई I want to know the meaning, क्या लिखा है इसके अंदर, आप लोग अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। नहीं आ रहा समझ? मैम जो लॉन्ग टर्म फंड, मैम इसमें जो फर्स्ट लाइन में है उसमें ये मतलब दो चीजों में कंफ्यूजन होती है कि वो एक्स्ट्रा फंड डेवलप कर रहा है या फिर वो मतलब लॉन्ग टर्म फंड उतना मिला ही नहीं है कि उसमें गैप आ रहा है, तो फिर जितना ऑपरेटेड मतलब ऑपरेशन से जितना फंड जनरेट हो रहा है तो वो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बोला है। लॉन्ग टर्म को वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म फंड को हम सोर्सेज से रेज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट हम सोर्सेज से रेज कर रहे हैं। मैम मतलब वो तो ठीक है कि लॉन्ग टर्म फंड तो शेयर्स वगैरह से आएगा, लेकिन जो फर्स्ट लाइन में लिखा है ना, इफ द लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंपनी आर मेट जस्ट आउट ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स देन द होल फंड जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल।
तो मैम जैसे और नेक्स्ट वाली लाइन में लिखा है कि अगर ऑपरेशन से उतना ब्रिज नहीं कर पाए, उतना गैप जो भी ऑपरेशन से जो फंड जनरेट हुआ है, तो वो फिर वर्किंग कैपिटल में जो भी डिक्लिनेशन हुआ है वो रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, बोल रहे हैं कि अगर लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट कंपनी की हम लोगों ने सोर्सेज से अगर पूरी कर ली, सोर्सेज का मतलब है वही आपकी जो शेयर डिवेंचर है, तो पूरा पैसा जो आपका ऑपरेशन से जनरेट हो रहा है वो मेरे वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज मारेगा। लेकिन जो हमारी लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है, इन द सेंस जो गैप वाली रिक्वायरमेंट है, यानी कि शेयर डिवेंचर्स के बाद भी थोड़ा पैसा जो मुझे चाहिए, अगर वो पैसा मेरा ऑपरेशंस में से नहीं आता तो सीधा सीधा मेरी वर्किंग कैपिटल डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, मैं इसका भी तुमको शायद कल के क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल दिखा दूंगी, वैसे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा गाइस, अदर पीपल, आप लोगों ने वो समझ में आ रहा है ये चीज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? गाइस स्पीक अप। अदर स्टूडेंट्स, दीपक। मैम इसमें ये पूछना था, ये जो ये इफ द फंड्स जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशंस, मतलब फंड्स जनरेटेड मतलब ये जैसे जैसे मतलब प्रॉफिट से है क्या मैम? इसका मतलब कि मतलब जो हमारा प्रॉफिट बचता बाद में, जैसे हमने ये हाँ, वो मेरा फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो जाता है और हम्म वो प्रॉफिट का पार्ट वो अलग है। ये जो बोल रहे हैं कि जनरेटेड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड, लॉन्ग टर्म सोर्सेज यानी कि आपके शेयर्स डिवेंचर्स वहां से, या आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स बेची है वहां से पैसा नहीं जनरेट हुआ है। अच्छा अच्छा। श्वेता, Yes, ma'am. अभी Hello. बताओ क्या समझ में आया? मैम आवाज कट रही है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो हमें भी सबको। मैम आप क्या कह रहे हैं, ये पैराग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए? करो एक्सप्लेन, को क्या समझ में आया? मैम नहीं आ रहा है समझ में। अरे तो वॉइस नहीं आ रही। सृष्टि, सृष्टि कैन यू हियर मी?
मैं समझाता हूँ आप लोग को। सो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म पैसे की जो रिक्वायरमेंट है आपके लॉन्ग टर्म सोर्स से आती है, शेयर, डिबेंचर्स या फिक्स एसेट्स के सेल से। और जब हम वो वहां से पूरी कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, तो जितना भी पैसा हमारा बढ़ेगा उसको हम बोलेंगे नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। जो भी पैसा मेरा प्रॉफिट का आएगा, अगर मेरे सोर्सेस ऑफ फंड से मैंने लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन से जो भी पैसा बढ़ेगा वो मेरा नेट इंक्रीज करेगा वर्किंग कैपिटल। लेकिन जो मेरा अगर फंड फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि प्रॉफिट वाला पार्ट इतना सफिशिएंट नहीं है कि मेरे लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर ले, तो मेरी वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है तब भी हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड से ही जाएंगे पैसा लेने के लिए, लेकिन मेरी जो अमाउंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन है वो मेरा वर्किंग कैपिटल का डिक्रीज लेके आ जाएगा। ये मैं ना आपको कल एक क्वेश्चन दिखाऊंगी जिसमें मैं दिखाऊंगी आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो, फंड फ्रॉम ऑपरेशन और फंड फ्लो स्टेटमेंट। तीनों का फॉर्मेट एक बार समझाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट वो मुझे एक बार चेक करने दो कि न्यूमेरिकल किस लेवल तक आता है आप लोगों का, उसके बाद हम इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी कर लेंगे, ठीक है। पर आज हम दूसरे टॉपिक मैम तो वो कैश फ्लो का भी एक न्यूमेरिकल आपने लास्ट टाइम बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, तो वो भी हाँ, मैं ये चाह रही थी कि पहले दोनों चीजें कवर हो जाएं, और दोनों चीजें कवर होके फिर मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल जनरली इसका आता नहीं है आप लोगों के लेवल पे, और अगर आया भी तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का होगा जनरली, और वो मैं एक बार चेक करवाऊंगी, ठीक है। जस्ट लेट मी चेक योर क्वेश्चन पेपर्स टुडे, और हम इसको आज कल खत्म कर देंगे इसको फिर, ठीक है। ओके मैम। फंड फ्लो स्टेटमेंट अगेन लॉन्ग टर्म एनालिसिस के एक ये टूल है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को समझने के लिए। हमारी इनकम स्टेटमेंट, हमारी बैलेंस शीट, इसमें क्योंकि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से हम लोग को सिर्फ इतना पता चलता है कि इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, इस साल इतना नुकसान हुआ, लेकिन क्या क्या चेंजेस आए कंपैरिजन करने के लिए बैलेंस शीट पिछले साल के बदले इस साल हमारी पोजीशन स्ट्रेंथन हुई है, वीकन हुई है, वो चीजें जानने के लिए हम लोगों को फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है, ठीक है। और स्पेशली ये हमारे लिए कब काम आता है, जब हमारे को डिसीजन मेकिंग होती है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग होती है, शेयर होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग होती है, हमें ये एनालाइज करने के लिए कि भैया हमारे एक पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या हुआ, क्रेडिटर्स में क्या चेंज आए, शेयर होल्डर्स में क्या चेंज आया, मेरा फंड फ्रॉम ऑपरेशन में क्या चेंज आया, मेरे डिबेंचर्स में क्या चेंज आया, ये सब चीजें हमें चेक करने के लिए हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है। क्योंकि मोटा मोटा फोकस अगर इसका देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस इन बैलेंस शीट के ऊपर होता है, वहां से हम लोग आइटम्स उठाते हैं, वहां से हम लोग कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब कंपैरिजन करोगे तभी तो समझ में आएगा भैया इस साल हमारी क्या हालत हुई है, अगले साल हमारी क्या है, या हमारे आने वाले टाइम में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो सब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट से देखते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी वर्किंग कैपिटल को भी देखते हैं कि भैया वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी एडिक्वेट है हमारे रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, कितनी इनएडिक्वेट है, कितना हमें पैसा बाहर से उठाना पड़ता है। फिर उसके बाद पैसा कितना है हमारे पास, इसके बेसिस पे हम डिविडेंड डिसाइड करेंगे। डिविडेंड का मतलब क्या है कि भैया जो शेयर होल्डर्स को पैसा दे रहे हैं, मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, प्रॉफिट्स में से लेते हैं, तो उसमें से कितना हमें लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, वो सारे जो डिसीजन मेकिंग है वो हम तब देख सकते हैं जब हम ये बताओ कि हमारे पास पैसा है कितना, हमारा को प्रॉफिट में से कितना पैसा आया है, पिछले ईयर के कंपैरेटिवली इस साल कितना बेनिफिट हुआ है, और उसके बदले में हमें कितना पैसा आगे चाहिए होगा। तो ये सारे डिसीजन जो हैं वो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट से करते हैं। इसके बाद इन्वेस्टर्स भी देख लेते हैं हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट से कि हमारी कंपनी की रीपेइंग कैपेसिटी, दैट मींस क्रेडिट वर्थिनेस कितनी है कंपनी की। भाई पैसा तो कंपनी में को दे दिया लेंडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने,
पर वो वहां से रिटर्न कितना कमाएंगे, उसका पैसा वापस कंपनी कितना जल्दी देती है, वो सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट से। हमें कैसे पता चलेगा कि भैया फंड फ्लो स्टेटमेंट, अब जहाँ पे हमारे शेयर्स कम हो रहे हैं, बढ़ने के बाद कम हो रहे हैं, इसका मतलब रीपे कर रहे हैं, डिविडेंड देख रहे हैं कि भाई कितना दिया था आप और पिछले साल, इसका मतलब ये सारी पोजीशंस देखने से हमें ये समझ में आ जाता है कि कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस कितनी है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है अपने डेट्स वगैरह को पे करने में। इसको भी छोड़ दो, ये वैसे न्यूमेरिकली मैंने डाला हुआ है, लेकिन अब इस न्यूमेरिकल को हम लोग कल की क्लास में क्लियर करेंगे, दोनों के कंपैरिजन कर लेंगे ताकि इजी हो जाए, ठीक है। क्योंकि पहले हम दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, पहले उसको फटाफट कवर कर लें, क्योंकि जनरली इनमें से थ्योरी आती है, तो अगर थ्योरी पहले हम थ्योरी खत्म कर लेते हैं फटाफट ये वाली, और रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे और टॉपिक्स रहते हैं काफी, फिर जल्दी नहीं होगा। कल की क्लास में जहाँ पे हमारा थोड़ा सा सिलेबस कवर हो जाएगा, तब हम क्वेश्चन पेपर्स और इस तरह ये का न्यूमेरिकल इसका भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस। यस मैम। यस मैम। एक ये ना ये सोर्सेस ऑफ फंड ये दिया हुआ है कि सोर्सेस ऑफ फंड कहाँ कहाँ से पैसा आता है। एक तो आपका शेयर्स डिबेंचर्स से, है ना, यानी कि अगर हम हमारे शेयर्स कम हुए हैं तो हमने उसको रिडीम कर दिया, पैसा दे दिया, अगर बड़े हैं तो इश्यू कर दिया। वो कैसे कंपेयर करेंगे, एक साल के कंपैरेटिवली दूसरे साल की बैलेंस शीट देखेंगे, तो जो 2 साल की बैलेंस शीट देखेंगे उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि भैया शेयर्स रिडीम हुए हैं या इश्यू हुए हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स ये भी हमारा सोर्सेज ऑफ फंड्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पैसा बड़ा है या कम हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स या फिर आपकी फिक्स्ड एसेट्स में जो चेंज आया अगर बेची है तो पैसा आया है, और कम हमने परचेज करी है तो पैसा गया है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन अगेन वो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट से निकालेंगे। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मतलब कहाँ का फंड अप्लाई हुए हैं, यानी कि परचेज किए अगर फिक्स्ड एसेट्स तो फंड अप्लाई हुए हैं, एप्लीकेशन हुआ यानी कि पैसा लगा है उसमें। डिबेंचर्स में भी एप्लीकेशन है क्योंकि पैसा गया है, पेमेंट आपने डिविडेंड की पेमेंट करी है, टैक्स पे करा है, अगेन पैसा गया है, और वर्किंग कैपिटल बढ़ी है तो भी पैसा हमारा गया है, बिकॉज मैंने पैसा रोक लिया है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि पैसा 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 आया है कि गया है, मैम ये नहीं आया। नहीं आया। देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब होता है पैसा कहाँ कहाँ लगाया, पैसा कहाँ कहाँ लगाया, यानी कि फिक्स एसेट्स खरीदे तो पैसा लगाया, डिबेंचर्स रिडीम करे, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे, लोन पे रीपे किया यानी कि पैसा लगाया, डिविडेंड पे किया पैसा लगाया, टैक्स पे किया पैसा लगाया, वर्किंग कैपिटल मेरी जो है वो बड़ी है यानी कि पैसा लगाया। यानी वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि जो भी मेरे एसेट्स वगैरह हैं वो बड़े हैं, करंट एसेट्स, यानी कि स्टॉक वगैरह बढ़ाया है, आपने अपनी सिक्योरिटीज बढ़ाई हैं तो पैसा लगाया है, इसका मतलब पैसा गया यानी कि इन्वेस्ट हुआ, चाहे बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ बट दैट इज अगेन लगाया है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। अच्छा, फंड फ्लो की लिमिटेशंस क्या होती हैं? फंड फ्लो की लिमिटेशन सबसे पहले ये है कि हमारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग नहीं इंक्लूड करते, जैसे कि अगर कोई बोनस शेयर है, हमने कोई बोनस दिया शेयर्स का, या हमने कोई स्वेट इक्विटी दिया। ओके सो गाइस, स्वेट इक्विटी क्या होता है? सॉरी मैम। स्वेट इक्विटी, व्हाट डू यू मीन बाय स्वेट इक्विटी? लिखा हुआ है ना यहाँ पे। मैम इक्विटी तो वो आपने बताया था ना, स्टेक होल्डर्स वगैरह जो होते हैं। क्या होते क्या इक्विटी में? स्वेट इक्विटी ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। क्या होती है ये?
हाँ मेहनत, हाँ, मेहनत के बदले में जो उनको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। भाई आपने जो एक्स्ट्रा लेबर एक्स्ट्रा टाइम जो प्रोवाइड किया है, तो उसके बदले में उसको कंपनी जो बेनिफिट देती है, मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन ना देकर रिवॉर्ड कर देती है कुछ तरह के स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, सो ये बेसिकली ये शेयर्स हम पैसे के बदले में नहीं लेते। मतलब ये जो शेयर्स हैं, ये कंपनी में आप जितना लेबर और टाइम और ये सब इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बदले में मिलता है आपको। ठीक है, मतलब मॉनेटरी कोई अमाउंट वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं हमारे यहाँ पे शेयर होल्डर्स। उनको ये नहीं उनका कोई अगर एक्स्ट्रा टाइम या लेबर लग रहा है हमारी कंपनी में, या वो किसी तरह के डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो उनके बदले में उनको स्वेट इक्विटी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। बट ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं देखते। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसको हम नहीं देखते। अच्छा, उसके बाद requires the preparation of cash flow statement as a cash position of the organization cannot be determined by the fund flow statement। कह रहे हैं कि हमको फंड फ्लो बनाने के लिए भी एक कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए होता है, वहां से हमें कैश का पोजीशन मिलता है हम लोगों को, क्योंकि कैश की पोजीशन, एक्चुअल कैश की पोजीशन जो है वो मुझे फंड फ्लो से ना मिलके कैश फ्लो से मिलती है। तो ये इसका अगेन ड्रॉबैक है। ठीक है, तीसरी बात, क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में, क्योंकि वहां से हम लोग डेटा उठा रहे हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लेके फिर अपनी कंपैरिजंस ले रहे हैं। तो अगर एक मिनट, तो दूसरी बॉटल वहां रखी है, उसमें भर के दे दो। कह रहे कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन, अगर बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस में अगर कोई गलती है तो वो मेरा फंड फ्लो में भी गलती आएगी, क्योंकि हम वहां से डेटा उठा रहे हैं। तो हम लोग राइट फ्रॉम द बिगनिंग पे काम नहीं कर रहे। जो ऑलरेडी अकाउंट्स तैयार हो चुके हैं, यानी कि फाइनल अकाउंट जैसे हमने किया था ना, फाइनल अकाउंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, बैलेंस शीट बनाई थी, ट्रेडिंग बनाया था अपने लेजर से, तो वो इसका मतलब अगर वहां कुछ गलती हुई तो इसमें भी गलती आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें डिपेंडेंसी काफी है इसमें, इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक है, और जहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, ये हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक कंपैरिजन दिया हुआ है। विजिबल है आराम से? यस मैम। ठीक है, एग्जाम में जनरली डिफरेंस पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अगर आपको इवन मीनिंग और वो सब चीजें नहीं भी याद रहती, डिफरेंस भी याद रहता है, तो फंड फ्लो के सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लोगे तो फंड फ्लो का मीनिंग और वो सब बन जाएगा डेफिनेशन। कैश फ्लो के इकट्ठा कर लोगे तो कैश फ्लो का बन जाएगा। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपका जो बेसिस ऑफ एनालिसिस रहता है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो है हम उसको वर्किंग कैपिटल को एनालाइज करते हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग नैरो कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर हम लोग वर्किंग कैपिटल के एलिमेंट्स पे काम करते हैं। यानी कि मेजरली देखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज आया, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम लोग हर छोटी छोटी ट्रांजैक्शन देखते हैं कि इतना कैश कहाँ गया, स्टॉक कितना बढ़ा, ये कितना हुआ, वहाँ कितना पैसा गया, वो सारी कैश से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखते हैं। सोर्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट हमको सोर्सेज के बारे में बताते हैं कि कहाँ से मेरा फंड जनरेट हुआ, कहाँ हमने डाला है, जैसे कि फिक्स एसेट्स हो गए, आपके शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। पर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से, और लास्ट हमारा जो एंड पे मिलता है हमें कि कितना कैश आया, फिर वो प्रोसीड होता है हमारे सोर्सेज में और उसमें यूजेस में। फंड फ्लो स्टेटमेंट का यूसेज क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, कि भैया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने शेयर्स की, डिबेंचर्स की, लॉन्ग टर्म लोन्स की, जो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है, तो लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए मेरा फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्पफुल होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश पे देखते हैं कि भैया लिक्विडिटी कैसी है बिजनेस की, कैश कितना है बिजनेस के पास। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो स्टेटमेंट में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को हम लोग एनालाइज करते हैं, या चेंजेस में
चेक करते हैं अपने शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल से, ये जो बनाया जाता है इसके अंदर। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के चेंजेस को कैश फ्लो से ही, कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही चेक कर लेते हैं, अलग से कोई स्टेटमेंट नहीं बनता, फंड फ्लो स्टेटमेंट में बनता है। एंड रिजल्ट में फंड फ्लो स्टेटमेंट शोज द कॉजेस ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वेयरएज कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द चेंजेस इन कैश। भाई यहाँ पर ये बताएगा कि कैश में क्या चेंज आया, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या बताता है कि वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आया, यानी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में कंपैरिजन चेक करके बताता है कि भैया क्या चेंजेस आया। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो डेटा हम लोग अक्रूवल बेसिस पे निकालते हैं उसको पहले कैश में कन्वर्ट करते हैं। ये लास्ट पॉइंट ना सिर्फ लर्न कर लेना, क्योंकि ये तुम लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, इसको याद रखना बस कि फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करते हैं, जो डेटा हम अक्रूवल बेसिस से निकालते हैं उसको पहले कैश में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, क्लियर गाइस? मैम ये अक्रूवल बेसिस होता क्या है? अक्रूवल बेसिस क्या होता है मालूम है? अक्रूवल क्या होता है पता है? नहीं मैम। अक्रूवल, अच्छा अक्रूवल का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो, जैसे अक्रूवल एक्सपेंस की बात करें, अक्रूड एक्सपेंसेस को बोलते हैं, वो खर्चा जो जैसे हमने आउटस्टैंडिंग पढ़ा था ना कि भाई वो खर्चा उस साल में रेज हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी साल भर की होती है ना, हर महीने की इलेक्ट्रिसिटी पे करनी होती है। एट द एंड आपने देखा कि 12 महीने की जगह आपने 10 महीने का पेमेंट किया है, तो जो 2 महीने का खर्चा है ना वो मेरा अक्रूड एक्सपेंसेस है, इकट्ठा हो गया, पे करना है आपको, पर आपने पे नहीं किया है। ऐसे ही मेरी अक्रूड इनकम होती है, उसमें क्या होता है कि इनकम अर्न नहीं हुई है फिर भी रिसीव हो गई है, जैसे कि अभी रेंट 12 महीने की जगह 14 महीने का रिसीव हो गया है हमें, तो 2 महीने का जो है वो अक्रूड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है, अर्न नहीं करी। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। ठीक है, यानी कि जो भी एंट्री जो नहीं मतलब पे नहीं हुई, पे होनी है, वो भी आएगी वहां पर। वो एंट्री जो हमारी एक्स्ट्रा आ गई है इनकम, उसको भी ऐड करता है। लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है अक्रूवल बेसिस को पहले हम जो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, डेटा निकालेंगे, उसको फिर हम कैश में कन्वर्ट करते हैं कि भैया इतना कैश आया, इतना कैश गया। हम वो नहीं देखते कि भैया इतना कैश आना चाहिए था, ये वो सब चीजें हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में एनालाइज करते हैं। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग देखते हैं कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, मतलब कैश में कन्वर्ट करते हैं उसको, तब जाकर मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट में अक्रूवल अकाउंटिंग होती है, उसका मतलब ये है कि भैया इतना पैसा आना था, इतना पैसा इस साल बनता था, वो नहीं आया, वो ऐड कर लेते हैं। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्चुअल में जितना पैसा आया है उसके ऊपर बात करते हैं। तो यानी कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का डेटा हम लोग पहले कैश में कन्वर्ट करते हैं कि भैया इतना कैश आया है, इतना कैश गया है, वो सारा तब जाके रिकॉर्ड होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली वर्क्स ऑन दी कैश ट्रांजैक्शन कि भैया इतना पैसा आया, इतना पैसा गया। लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम ये भी देखते हैं कि इस साल कितना पैसा आना चाहिए था। तो यानी कि अगर रेंट मेरा 1000 रुपये था महीने का और 12,000 आना चाहिए था, 10,000 आया तो 2,000 भी ऐड करेंगे कि इस साल का ये 2,000 का फंड भी आना चाहिए था। सो दैट मीन्स वो भी मेरा अप्रूव हो गया है। ठीक है, ठीक है गाइस, मतलब जो नहीं आया पैसा मगर आना चाहिए वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो एक्चुअल जितना पैसा आया है, यानी कि 10 महीने का पैसा आया तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वो कहता है भैया रोकड़ा आया कितना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट कहता है कि इतना फंड मेरा बनता है इस साल में। अब क्लियर हुआ थोड़ा सा? यस मैम। बाकी सबको? दीपक? मैम आया मैम, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा है कोई बात नहीं, और अभी एक बार इसको प्रैक्टिस करोगे, लर्न करोगे तो और आ जाएगा। ठीक है, सृष्टि आपको भी आ रहा है? अच्छा, एक ना मैंने शॉर्ट नोट ये कई बार आ जाता है कि फाइनेंस का मतलब क्या है। सो बेसिकली फाइनेंस क्या है? फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट
हम आगे अभी और पढ़ेंगे इसको। ये एक आर्ट है, साइंस है पैसे को मैनेज करने की। आर्ट क्यों है कि हमारे तरीके की, हम कहाँ कहाँ पैसा लगा रहे हैं, कहाँ कहाँ से निकाल रहे हैं। साइंस क्यों है कि हर हर जगह पे पैसा लगाने और निकालने का एक रूल है। रूल इन द सेंस, जैसे अगर आप लोन लेते हो तो लोन पे आपको इंटरेस्ट देना ही देना है जो मार्केट में रेट चल रहा होगा। तो वो उस चीज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, और वो फंडामेंटल बिल्कुल फिक्स है। सो दैट मीन्स वो साइंस हो गई। लेकिन आप कैसे कैसे और कब कब डालोगे, कब कब निकालोगे, वो मेरा आर्ट हो गया इसका। और इसमें हम लोग अपने ऑब्वियसली जब पैसा लगाएंगे या डालेंगे तो हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फाइनेंशियल सर्विसेज में पैसा डाल रहे हैं। फिर उसको फाइनेंस इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज नीडेड। कि भाई पैसे की जब जरूरत है उस टाइम पे पैसा कितना कैसे अवेलेबल रहेगा, उसका एक प्रोविजन बनाना, उसका एक रास्ता बनाना, वो भी मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी फंड हम प्रिक्योर कर रहे हैं उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, वो भी मेरा आपका फाइनेंस हो गया या फाइनेंस फंक्शन हो गया। कि पैसा कहाँ से ला रहे हो और उसको फिर कैसे यूज कर रहे हो। क्योंकि पैसा लाने पर बात नहीं है, पैसे को ऐसा यूज भी करना है कि उसके ऊपर जो मेरी कॉस्ट ऑफ मनी है, यानी कि जिस रेट पे पैसा लाई हूँ कम से कम उतना रेट तो मुझे वापस करना ही करना है ना। और फिर धीरे धीरे मेरे को अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी, यानी कि कम से कम उतना प्रॉफिट कि पहले मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाऊं, उसके बाद फर्दर एक्स्ट्रा प्रॉफिट ताकि मैं और बेनिफिट हो जाए मुझे। सो दैट इज योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मनी इन बिजनेस। ये हम पढ़ चुके हैं सारा फाइनल अकाउंट। यस मैम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कर चुके हैं हम लोग, कॉस्ट भी कर चुके हैं। ये आप लोगों ने रिवाइज किया है ये? हम कॉस्ट नहीं करी है। क्यों? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और ये सब नहीं किया था? क्या बात कर रहे हो? नहीं, ये तो करा था। एक वो आप एक शायद टेबल देखी थी अभी, वो नहीं पता था। ये भी करे हमने, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। हाँ, ये करिए करिए करिए। ये सब भी कर लिया है हम लोगों ने। मेथड्स भी कर लिए हैं। ठीक है, ये सब भी हो गया हमारा। ये भी कर लिया हमने, क्लासिफिकेशन भी कर लिया है, ये रूल भी कर लिए हैं, जनरल एंट्रीज भी करा दी हैं आप लोगों को, है ना। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, हाँ यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? गाइस जस्ट 2 मिनट, जस्ट रीड दिस। मैं आपको फिर उसको पढ़ो। ओके, सो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? जो मैंने भी आप लोगों को बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब यूटिलाइजेशन है फंड्स का, रिक्वायरमेंट है फंड्स का। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल मैनेज कैसे कर रहे हो, तो यानी कि आपको मैनेजमेंट यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कि पैसा कैसे प्लान कर रहे हो कि कहाँ कहाँ से आएगा, फिर उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कहाँ कहाँ लगाओगे, और फिर कैसे कंट्रोल कर रहे हो। कंट्रोल करने का मतलब है लोगों को पैसा मैंने लगाया, उसको हम इफेक्टिवली कैसे यूज, मेरा वेस्टेज ना हो,
मेरी तो एक्चुअल प्लानिंग है कि कितना पैसा मुझे कमाना है, उसमें से उस पैसे को लगा के मेरा वो भी पूरा होना चाहिए। सो दैट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बात करते हैं, वहाँ पे हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाती है प्रॉपर। क्या से प्लान कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, गड़बड़ ना हो। गड़बड़ इन द सेंस, गड़बड़ का मतलब क्या हुआ कि पैसा मैं गलत जगह पे ना लगे, यानी कि ऐसा ना हो कि पैसा लगा दिया और उससे आपको प्रॉफिट या रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो नहीं आए। सो दैट मींस पूरा पूरा मैनेजमेंट का फंडा अप्लाई हो रहा है। उसके बाद आपके जो डिसीजन रहेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो आपका कि भाई आपके इन्वेस्टमेंट की साइज क्या होंगे, सोर्स क्या होगा। सोर्स का है आप पैसा लोन से लाओगे, फिक्स एसेट से लाओगे, कहाँ से लाओगे, तो वो मेरा सोर्सेस हो गया। उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट किस लेवल पे होगी, इन्वेस्टमेंट किस लेवल पे होगी, ऐसे आप मतलब 5 लाख 10 लाख 20 लाख 15 लाख, इस कितने अमाउंट का मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे को चाहिए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो भी मेरा आ जाएगा साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड देन किस लेवल तक हम अपनी उस जो प्रॉफिट है उससे हम अर्न कर पा रहे हैं, और क्या क्या टेक्निक्स रहेंगी मेरी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की, वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। दीपक एक बार बताओ क्या समझ में आया इसमें? मैम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैम एक तो इफेक्टिव जैसे प्लानिंग करनी होती है और ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोल करना होता है ये रिसोर्सेज को। और इसके अलावा मैम इनिशियली में हम जैसे कहीं से जैसे पैसा हमें पहले लाना होता है, जैसे ये लोन वगैरह जैसे ले लिया मैम, और फिर इसके बाद मैम इनिशियली मैम स्टार्टिंग करेंगे वही नो प्रॉफिट नो लॉस पे, मतलब इनिशियल हमारा रहेगा इसमें। जरूरी नहीं है वैसे कि हमेशा ही नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अगर ऐसे अर्निंग रेवेन्यू स्टार्टिंग से बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाए। और मैम सोर्सेज मैम ये बताए थे इसके, फाइनेंस के हो सकते हैं मैम, ये फिक्स्ड एसेट से आ सकता है जैसे। हाँ, लॉसेस लॉसेस कैसे आ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो? नहीं, सोर्सेज बता रहा हूँ, आपने बोला था ना कि हाँ सोर्सेज मतलब हाँ कहाँ हाँ से हो सकते हैं, कि फाइनेंस हाँ, कहाँ से मतलब हम। सोर्सेस हाँ वही आपका जैसे शेयर्स में से, डिबेंचर से, आपका लॉन्ग टर्म लोन है वहां से पैसा आया, ये मेरे सोर्सेस बैठ। ठीक है, ओके। ओके, नाउ स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या लगता है क्या हो सकता है स्कोप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? अच्छा, जैसे स्कोप का मतलब क्या होता है? आप जो पढ़ रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसका स्कोप क्या है? आप जो आपकी जो एजुकेशन चल रही है, प्रोग्राम चल रहा है, आप कभी भी कोई प्रोग्राम लेते हो प्रोफेशनल प्रोग्राम, तो आप चेक करते हो ना इसका स्कोप क्या है फ्यूचर में। हम कहाँ कहाँ काम आएगा, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज कहाँ क्रिएट। काम आएगा, वेरी गुड। तो ऐसे ही आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो उसका स्कोप का मतलब क्या हुआ कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ कहाँ काम आएगा। कहाँ कहाँ काम आएगा, राइट। ओके, अब अगर हम जनरल आप अपने एक्सपीरियंस से, अपनी अभी तक के अंडरस्टैंडिंग से आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि क्या क्या स्कोप हो सकता है?
हम फंड्स वगैरह जनरेट करने के टाइम पे काम आ सकता है कि वेरी गुड, कैलकुलेट करना वेरी गुड। कहाँ से। और और दीपक, दीपक आप सोच के बताओ, जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली जो आपने बात करी अभी कि भाई हम पैसा कहाँ से लगा रहे हैं, क्या ये सब चीजें आपने मीनिंग में पढ़ी। तो अब अगर हम स्कोप की बात करें तो क्या हो सकता है आपका स्कोप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? दीपक, मैम ये क्या नाम है, मेन एम मैम ये हो सकता है कि हमें जैसे मैक्सिमाइज करना होता है अपना प्रॉफिट। हाँ, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है तो दीपक, मैम प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइज होगा तो मैम फिर वही मतलब बिजनेस में मैम एक तरीके से ग्रोथ मिलेगी हमें। ओके। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो अगर हम बात करें कि मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है अपना, तो उसका ठीक है, फाइनेंस एक सोर्सेस है जहां से आप पैसा लगाओगे, लेकिन मोटा मोटा अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो वो तो हमारा ऑपरेशन से होगा ना। भाई जो मेरा काम है बिजनेस का वो अच्छे से होना चाहिए ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चर करती हूँ तो कार मैन्युफैक्चरिंग मेरी उस होनी चाहिए ना कि मेरा जो उसमें प्रॉफिट आ रहा है पर कार वो मेरा ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कमाऊं मैं उसके अंदर। हेलो, हाँ मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है मैम। बोल रही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, जो आप बोलना चाह रहे हो वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है कि जो मेरी वेल्थ है, बिजनेस की वेल्थ है, जो टोटल ओवरऑल बिजनेस के पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है जिसको हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं, वो आप कह सकते हो कि डिसीजन मेकिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप है। लेकिन प्रॉफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर फंड्स के बेसिस पे बात करें तो वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो आप बात कर रहे हो ना वो आपका ऑपरेशंस के ऊपर फोकस रहेगा कि जो एक्चुअल काम है बिजनेस का, एक्चुअल मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है बिजनेस की, उसको हम कैसा बेस्ट बनाएंगे, दैट इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। Okay, so let's come to scope of financial management. So financial management का बेसिकली हम कहेंगे कि क्या क्या स्कोप रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की कि भाई हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें का मतलब है मेरा कैपिटल बजटिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए हमें हमें या अपने शॉर्ट टर्म में एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, लिक्विडिटी रखनी चाहिए, आपके स्टॉक्स कितना होना चाहिए, आपके बिल्डिंग्स में कितना इन्वेस्ट होना चाहिए, आपके शेयर डिवेंचर्स में कितना इन्वेस्ट होना चाहिए, मतलब पैसा कहाँ कहाँ कौन से प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे, वो सारा जो है वो मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ जाएगा। ठीक है। दूसरा मेरा आ जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। भाई जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, जो पैसा आप बिजनेस में लगाओगे उसको कहीं ना कहीं से लेके आओगे, कोई ना कोई सोर्सेज होंगे आपके, यानी कि आप या तो उसको बैंक से लोन लोगे या फिर आप अपने शेयर होल्डर्स से पैसा लोगे, डिवेंचर होल्डर्स से पैसा लोगे। अच्छा, शेयर होल्डर से लेना है या डिवेंचर होल्डर से लेना है, ये क्यों डिसाइड करते हैं, ये हम क्यों देखते हैं। भाई पैसा लेना है आप शेयर होल्डर से ले लो, पैसा लेना है आपको
जो मिल रहा है डिवेंचर होल्डर मिल रहा है डिवेंचर होल्डर से ले लो, पर हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कितना लेना है कितना नहीं लेना, क्यों, व्हाई, क्या रीजन हो सकता है इसका? दीप्ति, यस मैम। think that why do we need to think that we need to raise money from bank, or do we need to raise it from shares, or do we need to raise it from debentures? What can be the logic behind this? मैम अननेसेसरीली लाइबिलिटीज क्रिएट ना हो करके। ऐसा तो कहीं से भी उठाओगे तो लाइबिलिटी तो वैसे भी रहेगी ना, कोई भी आपको फ्री में थोड़ी ना दे रहा है पैसा। हाँ मतलब कितना उठाना है ये तो। कितना उठाना नहीं, हम यहाँ पे कितने उठाने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो सोर्सेस की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से सोर्सेस होंगे, कौन से होने चाहिए। हम बैंक से ले सकते हैं और वही जो आप बता रहे थे डिवेंचर्स और स्टेक होल्डर्स। यूविंटू से सारा बैंक से ले लें? नहीं। थिंक, मैंने कल कल आप लोगों को कुछ बताया था कि शेयर होल्डर से पैसा लेने में क्या फर्क होता है, डिवेंचर होल्डर से पैसा लेने में क्या फर्क होता है। मैम वही कि डिवेंचर होल्डर्स को पहले मतलब उनको एक फिक्स्ड अमाउंट देना होता है, और जैसे अगर कभी कंपनी वाइंड अप होती है तो उस टाइम पे स्टेक होल्डर्स को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है और डिवेंचर्स को पहले मिलता है। ओके, तो अब now considering that point, think about the logic that why do we need to think about raising the money from different sources, and which source should be applicable in which situation, in what situation. So think about that, take 2 minutes, think about it and then speak up. आपके सामने लिखा भी हुआ है, उसको पढ़ोगे तब भी take 2 minutes 3 minutes, analyze and then speak, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, and from your understanding also it's very important. सभी लोग, एवरीवन 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जितने चाहिए आप लोग, पर उसके बाद मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से।
आया कुछ गाइस? दीपक, दीपक, हाँ मैम, एक अभी पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। काफी टाइम ले लिया दीपक। दीपक, you wanna try or you don't? दीप्ति, यस मैम। आप ट्राई करो। मैम जो फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ताकि पता करे जा सके कि सोर्सेस कहाँ कहाँ से पैसा रेज करा जा सकता है और उनके रिसोर्सेस हैं क्या क्या। तो ये इन्होंने फिर 2 टाइप से बताया है कि पहली चीज तो जो भी हमने एक तो सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं ये समझना, प्लस जो एक्यूमुलेटेड फंड है उसका कहाँ कहाँ पॉसिबली कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ खर्चा कर सकते हैं वो। और एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग वही होगी जिसमें कभी भी क्रूशियल टाइम पे या कभी भी जब फंड की जरूरत हो तब तब वो पैसा जनरेट करा जा सके। और कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, इसमें बोला कि बेस्ट एक्सटर्नल सोर्स सेलेक्ट करना कि मतलब अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर पहले किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि कौन सा वाला बेस्ट एक्सटर्नल सोर्स रहेगा। तो मैम शॉर्ट टर्म में जब रिक्वायरमेंट हो तब तो मैम डिबेंचर्स वगैरह से भी ले सकते हैं, और जब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तब शेयर होल्डर्स से उठाया जा सकता है। हाँ, तो पर वो बोल रहे कि हमें ऐसा करना क्यों होता है। मेरा क्वेश्चन ये था, हमें करना क्यों होता है। मैं आपको अब जरा ध्यान से सुनना एवरीवन, ओके। हमें ये क्यों सोचना होता है कि हमें ये शेयर से पैसा उठाना है या डिवेंचर से पैसा उठाना है। एक कॉन्सेप्ट होता है लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज या टोटल लीवरेज जिसको बात करते हैं। लीवरेज का मतलब ये होता है फायदा, यानी कि जो मेरी कैपिटल स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग होगी उससे भी ये फायदा होगा कि मेरी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाए। कैसे? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो मेरे पास पैसा उठाने का तरीका, जो बिजनेस में पैसा रेस करने का या कैपिटल रेस करने का तरीका ये है कि एक तो मैं लोन्स ले लूं, डेट ले लूं, है ना।
एक मैं इक्विटी ले लूं, इक्विटी यानी कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनसे पैसा ले लूं। अब दोनों में फर्क क्या है ये ध्यान से सुनो। जब हम लोन लेने जाते हैं, डेट लेने जाते हैं, तब हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है बैंक को या जो भी मेरे लेंडर्स हैं उनको, और उसके बदले में हम उनको कोई कंट्रोल नहीं देते अपनी कंपनी में। क्या आप मेरे बिजनेस में आप डिसीजन मेकिंग में है आप रहोगे, या हम कहाँ पैसा लगा रहे हैं कहाँ नहीं लगा रहे वो रहोगे, प्लस अगर मेरी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो मुझे आपको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो देयर इज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके साथ क्या है कि मुझे जैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा मुझे उनको भी ज्यादा रिटर्न देने पड़ेंगे, लेकिन फायदे क्या क्या है कि वो जब पैसा लगाएंगे तो पहली बार मुझे उनको कोई ये श्योरिटी नहीं देनी कि मुझे आप मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए मुझे आपको रिटर्न देना ही देना है, लेकिन आपका जो डेट रहेगा, जो लोन्स रहेंगे वहां तो आपको देना ही देना है। दूसरा, जो रेट ऑफ रिटर्न होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का वो काफी हाई होता है। क्यों हाई होता है? बिकॉज जैसे जैसे मेरे प्रॉफिट के रेट ऑफ प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिटर्न मुझे शेयर होल्डर्स को ज्यादा देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज, शेयर होल्डर्स का पूरा पूरा होल्ड होता है कंपनी के अंदर, आपकी कंट्रोलिंग रहती है, डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करते हैं, आप कहाँ पैसा लगा रहे हो कहाँ नहीं लगा रहे। आप फ्यूचर में अगर कोई मर्जर करना चाहते हो, एक्विजिशन करना, आपको आपके इन शेयर होल्डर्स से आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर वो आपको कंसेंट नहीं देते आप अपने डिसीजंस नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पर मेरा कंट्रोल भी बिगड़ता है जब आप शेयर होल्डर्स को पैसा देते हो ना, जैसे जैसे, क्योंकि वो बेसिकली क्या है, वो होल्डर्स हैं, वो मालिक बनते जा रहे हैं कंपनी के अंदर। अच्छा, अब थिंक नाउ लिसन टू दिस पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डेट उठाओगे, डेट के इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स शील्ड मिलती है, यानी कि टैक्स का बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो इक्विटी वालों का रिटर्न है जिसको आप डिविडेंड के फॉर्म में देते हो उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। अब सवाल आता है कि जब मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, जब मुझे लॉन्ग टर्म में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, ज्यादा पैसा नहीं, तो मैं पूरा पूरा डेट चेक क्यों ना उठा लूं, मैं क्यों शेयर होल्डर्स के पास जाती हूँ। अब उसका भी रीजन है भाई, आप बैंक के पास गए कि मुझे 5 करोड़ का कैपिटल चाहिए, बैंक ने बोला अच्छा ठीक है आपका 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, आप एसएससी करके अपने पेपर्स डाल दो या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो भेज दो, हम आपको लोन दे देंगे। अब आप कहते हो कि नहीं 5 करोड़ हो गया, 5 करोड़ मिल गया, आपने लगा दिया, फिर आप कहते हो चलो मुझे 5 करोड़ और चाहिए, फिर आप बैंक के पास जाते हो कि 5 करोड़ का और लोन चाहिए मुझे, बैंक ने बोला चलो ठीक है आपका 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसको अपना पेपर वगैरह एप्लीकेशन डाल दो, आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, आपको बस 10 करोड़ की कैपिटल। आप फिर बैंक के पास चले गए कि मेरे को 15 करोड़ का क्या 5 करोड़ का और चाहिए। अब बैंक बोलेगा कि भाई आपको अनदर 5 करोड़ चाहिए, आप ऑलरेडी लोन के अंदर हो, आप ऑलरेडी डेट के अंदर हो, मैं आपको अनदर 5 करोड़ क्यों दूं? ठीक है, मैं आपको अनदर 5 करोड़ दे देता हूँ, बट योर रेट ऑफ रिटर्न यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 15%, नॉट 12%। दैट मीन्स बैंक भी आपको उस ज्यादा रेट पे देगा, क्योंकि आप ऑलरेडी लोन पे लोन लेते जा रहे हो, और बैंक हो सकता है मना भी कर दे, बैंक ये भी बोलेगा कि आपके पास अपने फंड्स तो है ही नहीं, आप सारा लोन ही लोन दिए जा रहे हो, कल को आप डूब गए तो फिर हमारे पास क्या श्योरिटी रहेगी? नहीं ना, जब कोई श्योरिटी नहीं है मेरे पास तो बैंक आपको उतना पैसा नहीं देगा, फिर आपको मजबूरन कैपिटल वालों के पास जाना पड़ेगा, यानी कि आपको शेयर होल्डर्स के पास जाना पड़ेगा। अब शेयर होल्डर्स भी जब आपको पैसा देंगे तो वो भी कहेंगे कि भैया रिस्क काफी है आपके यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात, जब ज्यादा लोन होता है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर तो शेयर होल्डर्स भी पैसा लगाने से कई बार मना कर देते हैं, कैपिटल नहीं देते, या देते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस पर देते हैं। क्यों? वो बोलते हैं कि जो तुम्हारी अपनी कैपिटल है, मेन जो आपका स्ट्रक्चर है बिजनेस की कैपिटल का, वो ऑलरेडी इतना लोन से भरा हुआ है कि हमें तो कभी डिविडेंड मिलने का टाइम ही नहीं आएगा, बिकॉज आप इंटरेस्ट पे करोगे, और वैसे भी शेयर होल्डर्स के साथ यही होता है कि उनको लास्ट में पेमेंट होता है, वो भी तब जब प्रॉफिट आता है। तो शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि भाई आपकी कंपनी ऑलरेडी इतनी डूबी हुई है, सारा फंड जो है आपका लोन से उठा हुआ है, आपके खुद के सोर्सेस तो है नहीं, हम आपके यहाँ पैसा लगाएंगे इतना तो हमें तो कोई फायदा ही नहीं है, वो हो सकता है वो ना लगाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, मैम आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। कम आ रही है,
बेटर? अब आ रही है ठीक ठीक से दीप्ति? Is this problem with everyone or only with Dipti? मैम आ रही है मैम वॉइस तो मैम। आराम से आ रही है? श्वेता? मैम बीच बीच में थोड़ा सा इशू हो रहा है जिसका वो मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रही है। मैं एक बार रिकनेक्ट करूं क्या? हाँ? मैम अभी तो आ रही है, अभी आ रही है क्लियर। अच्छा चलो मैं एक बार रिकनेक्ट कर देती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्रॉब्लम। लेट मी रिकनेक्ट वंस अगेन, ये ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है? ओके मैम। ओके ओके मैम।